हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सेकंड सेमेस्टर बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी प्राणी विज्ञान में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है उसमें जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, हार्मोन्स के बारे में डिटेल में पूरा नोट्स भी आपका मिल जाएगा और मेरे हैंड रिटन नोट्स साथ में फ्लो चार्ट जहाँ जहाँ आवश्यक हैं। ठीक है, तो इस फ्लो चार्ट से आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और इसको कई बार देखोगे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे से समझाऊंगा, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा फ्लो चार्ट है, बहुत ही इफ़ेक्टिव नोट्स है। इससे आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। तो इसमें हम पहले देखेंगे पेप्टाइड्स और प्रोटीन हार्मोन जो होते हैं। मतलब हार्मोन जो होते हैं मेनली या तो प्रोटीन के नेचर के होते हैं या फिर स्टेरॉइड नेचर के होते हैं। ठीक है, प्रोटीन में भी कुछ लॉन्ग प्रोटीन होती हैं, जैसे कि पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन्स मिलके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं हार्मोन। कुछ होते हैं पेप्टाइड हार्मोन और कुछ ओनली अमीनो एसिड डेरिवेटिव होते हैं। ठीक है, तो इन सब का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इसमें जो हमारी जितनी भी ग्लैंड हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है और पेंक्रियास से जो सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी में भी एडिनो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस जो अग्र पिट्यूटरी और पश्च पिट्यूटरी होती है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड और जितनी भी एडिनल ग्लैंड, सब के जितने भी हार्मोन हैं जहाँ से सिक्रेट होते हैं और जिन सेल्स पे टारगेट सेल जो होता है, टारगेट टिश्यू कहाँ पे वो एक्शन करते हैं और उससे क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं बॉडी के अंदर, इन सब पे डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहली बात, हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं, नैनोग्राम पर 100 ml ब्लड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1 लीटर में माइक्रोग्राम, नैनोग्राम इस तरह से ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इनका बहुत कम ही अगर कंसंट्रेशन अवेलेबल है फिर भी इनका काम अच्छे से परफॉर्म करते हैं बॉडी में। तो ये जितने ओवरऑल हमारे फंक्शन हो रहे हैं बॉडी में, कहीं ना कहीं ये रोल हार्मोन का ही होता है। कोई भी एंजाइम हो, एंजाइम काम तो करते एंजाइम ही हैं, लेकिन एंजाइम सिक्रेट कब होता है, जब उसको हार्मोन जो है स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, जो हार्मोन उस पर एक्शन करेगा किसी न किसी सेल्स पे या ऑर्गन पे, तभी वहाँ से एंजाइम सिक्रेट होंगे। या कोई भी फैक्टर है जो किसी पार्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो तभी सिक्रेट होगा जब हार्मोन्स एक्शन करेगा उससे रिलेटेड हार्मोन। ठीक है, तो हार्मोन्स की बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दिया। बहुत कम मात्रा में रिलीज होते हैं, इनकी ज़रूरत भी बहुत कम मात्रा में होती है, इसकी कमी से बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। इसकी अधिकता से भी अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, कोई ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव हो गई, हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। तो साथ साथ डिजीज़ भी आपको मैं बताता चलूँगा। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा और बाकी फ्लो चार्ट है, तो आप जितनी बार इस लेक्चर को देखोगे उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो पहला हम पिट्यूटरी ग्लैंड को पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑलमोस्ट मैक्सिमम हार्मोन फ़िलहाल इसी से निकलते हैं, और बाकी भी जो हमारी अदर ग्लैंड हैं उनको एक्टिव करने वाले हार्मोन ज़्यादातर यहाँ से निकलते हैं। ये जो हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड के, ये कुछ ऐसे हार्मोन हो जो सीधे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, किसी सेल या बॉडी के किसी भी पार्ट पे एक्शन करते हैं। और कुछ हार्मोन, इसमें से ज़्यादातर हार्मोन ऐसे हैं जो अदर ग्लैंड जो हमारी हैं उनसे हार्मोन को सिक्रेट करवाते हैं, इसीलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी की अदर जो ग्लैंड हैं उनको भी ये कंट्रोल में रखती है। अगर यहाँ से हार्मोन निकलेगा तभी वो अदर ग्लैंड भी हार्मोन सिक्रेट कर पाएंगी। तो इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, और हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसके 2 पार्ट होते हैं मेनली, एडिनो हाइपोफाइसिस जिसको अग्र पिट्यूटरी बोलते हैं, और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस लिखा है, इससे आपका न्यूरो से पता भी होगा कि इसमें कहीं ना कहीं न्यूरॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो जो पोस्टेरियर लोब होता है पश्च पिट्यूटरी, उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और पिट्यूटरी जो पश्च पिट्यूटरी है उससे हाइपोथैलेमस जो होता है हमारे ब्रेन का, उससे जो है लिंक होता है न्यूरॉन के थ्रू। ठीक है, सॉरी, न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन से एक हाइपोथैलेमो पोर्टल सिस्टम होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से मान लो कि यहाँ पे जो है, ये मैं ऐसे ही ब्रेन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे हाइपोथैलेमस के
लगी होती है पिट्यूटरी। तो आधी तो अग्र पिट्यूटरी हो गई, और जो पश्च वाली है, इसमें 2 लोब होते हैं ना पिट्यूटरी में, तो पश्च वाली पिट्यूटरी का जो है सीधे न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्शन रहता है हाइपोथैलेमस से, इसीलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी बोला जाता है। एडिनो हाइपोफाइसिस जो अगेन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट में हम, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। इसी तरह से न्यूरो हाइपोफाइसिस को अदर नेम जो कि पार्स नर्वोसा है, तो इस तरह से भी इसको बोला जाता है। अब पार्स डिस्टेलिस से कितने हार्मोन निकलते हैं, कहाँ एक्शन करते हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, इसको डिस्कस करेंगे। फिर पार्स इंटरमीडिया एंड देन पार्स नर्वोसा। तो पार्स डिस्टेलिस से टोटल 6 हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। फर्स्ट है इसमें ग्रोथ हार्मोन, आप लोग 11th से पढ़ते आ रहे हो, कहीं ना कहीं 9th 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा रहता है। ग्रोथ हार्मोन को GH हार्मोन भी बोलते हैं, और ये सोमेटोट्रोफिक है। क्या है? सोमेटोट्रोफिक हार्मोन भी बोला जाता है, STH। तो ये तो कॉमन चीज़ें आपको पहले से पता ही होंगी। इसका काम क्या है? अब देखो, इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, मतलब ये बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। तो ग्रोथ कोई मान लो एक हैंड में तो होगी नहीं, ओनली एक पैर में या हाथ में, या किसी का कान केवल बढ़ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। पूरी बॉडी एक साथ में बैलेंस्ड ग्रोथ होती है बॉडी में। इसलिए ये इसका जो टारगेट सेल है वो ऑल टिश्यू, पूरी बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं हर जगह इसका एक्शन होता है। और इफेक्ट क्या होता है? ग्रोथ ऑफ टिश्यू, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट इसके इफेक्ट हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि शॉर्ट नोट जो पूछा जाता है उसमें आप लोग जैसे कि ग्रोथ हार्मोन पे पूछ लिया, या अग्र पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं उस पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सब, यही जो मेन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इनको आप सेंटेंस के रूप में उसमें लिख देंगे, ठीक है। और ये पॉइंट वाइज आपको याद भी रहेगा, ठीक। तो पूरे टिश्यू जितने भी बॉडी के हैं हर जगह एक्शन करेगा, जो हमारे टिश्यू हैं, सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ करवाएगा। और मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, क्योंकि ग्रोथ तभी होगी जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है। जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उसका मेटाबॉलिज्म अच्छे से जब होगा, उपापचय, तभी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो ग्रोथ होगी। मोबिलाइजेशन ऑफ फैट, फैट का जो है मोबिलाइजेशन, बॉडी में जो मूवमेंट होती है, फैट को यहाँ से वहाँ ले जाना है, या मान लो कि भोजन किए उसको स्टोर करना है ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज को, इन सारी चीज़ों में फिर स्टोरेज ऑर्गन से जहाँ सेल्स में काम है वहाँ पे पहुँचाना, ये सारा काम भी ग्रोथ हार्मोन के थ्रू होता है। अगला है इसमें एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये हार्मोन सीधा किसी सेल्स पे काम नहीं करेगा, ये सीधे एड्रीनल कॉर्टेक्स जो होता है, एड्रीनल ग्लैंड पे करेगा काम। मैंने बताया था ना, ज़्यादातर अधिकतर इसमें से हार्मोन ऐसे हैं जो अदर ग्लैंड को एक्टिव करेंगे। तो ये क्या होगा, ये जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ACTH, ये एड्रीनल ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं। इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड होती है, ठीक है, आपको पता होगा। इस तरह से एड्रीनल ग्लैंड होती है, जो कि किडनी के ऊपर रखी होती है। दोनों किडनी पे एक एक एड्रीनल ग्लैंड होती है, इसलिए 1 पेयर एड्रीनल ग्लैंड हो गई। इसके बीच का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एड्रीनल मेडुला, और बाहर वाला होता है कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो मेडुला पे एक्शन नहीं करता है, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा बनता भी है और बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। तो ये जो ACTH हार्मोन है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक, ये पिट्यूटरी से रिलीज होगा और फिर कहाँ पे एक्शन करेगा, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, और वहाँ से क्या करवाएगा, यहाँ पे एक्शन किया, और सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। जो ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स होते हैं उसमें भी ग्लूकोकोर्टिकॉइड एक पूरा ग्रुप है हार्मोन का, उसको यहाँ से सिक्रेट करवाएगा। कौन? ACTH। तो समझ में आ गई बात। ACTH निकलेगा अग्र पिट्यूटरी के पार्स डिस्टेलिस से, ये एक्शन करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, वहाँ से सिक्रेट कराएगा और सिंथेसिस भी करवाएगा, यही मतलब संश्लेषण भी होगा हार्मोन का, और वहाँ से रिलीज भी करवाएगा ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स क्या होते हैं? ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एक ग्रुप है, समूह है पूरा हार्मोन्स का। इसमें जो मैन होते हैं वो होते हैं कॉर्टिसोल। क्या होते हैं? कॉर्टिसोल। इनका मेन काम होता है जो हमारा ग्लूकोज है उसका लेवल मेंटेन करना, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह ये सब करवाते हैं। अगला है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH। अगेन ये भी सीधा एक ग्लैंड पे काम करेगा जो कि थायराइड ग्लैंड है। ये ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी और थायराइड, इनसे क्वेश्चन हर बार बनता ही है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये थायराइड ग्लैंड पे काम करता है। यहाँ से सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोटायरोसिन। देखो इसमें जो होते हैं T4 और T3 3 हार्मोन होते हैं जो
T4 होता है, इसको हम मेनली थायरोक्सिन बोलते हैं। थायराइड ग्लैंड से ओनली थायरोक्सिन नहीं निकलता, थायरोक्सिन तो हम T4 को बोलते हैं। T4 का जो है केमिकल नेम होता है टेट्राआइडोटायरोसिन, और T3 जो होता है इसको बोलते हैं ट्राईआइडोटायरोसिन। इसमें आयोडीन भी लगा होता है। टायरोसिन आप लोग अमीनो एसिड पढ़े होंगे, अमीनो एसिड में अगर आप आयोडीन को उसी में लगा देते हैं और एक दो मेथिल ग्रुप भी अलग से जुड़ जाते हैं तो वो बन जाता है हार्मोन, वही अमीनो एसिड हार्मोन में चेंज हो जाता है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो TSH है ये थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा, सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोटायरोसिन। थायरोक्सिन कहने का मतलब T4 और ट्राईआइडोसिन मतलब ट्राईआइडोथायरोनिन मतलब T3। तो इस तरह से भी T4 T3 भी लिख के आ सकता है। अगला इसमें से निकलता है FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ कहाँ काम करेगा? अगर मेल में बात करें पुरुषों में तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, जो टेस्टिस के अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, तो वहाँ पे एक्शन करेगा। अगर फीमेल की बात करें जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं, ठीक है, ओवेरियन फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल तक जो परिवर्धन होता है उसमें, उनमें जो है इनका एक्शन होता है। तो मेनली FSH कहाँ कहाँ काम करेगा? मेल में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल जो होता है। ये करवाएगा क्या? मेल में करवाएगा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और जो फीमेल में ओवेरियन फॉलिकल पे इसका एक्शन होता है उससे होगा फॉलिकल मैच्योरेशन इन फीमेल। जो फॉलिकल होती है पुटिकाएँ, उनका जो है प्रचुरोद भवन हिंदी में बोल सकते हैं, मैच्योरेशन को करवाता है। अगला है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी एक सेक्स हार्मोन ही है जो कि पार्स डिस्टेलिस से निकलता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH ये भी टेस्टिस और ओवरी पे काम करता है। सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ एंड्रोजेंस। एंड्रोजन मतलब मेल हार्मोन। मेनली मेल हार्मोन कौन सा होता है? अगर स्तनधारियों में बात करें, मेमल में, हम लोगों में, पुरुषों में, तो इसमें क्या होता है? एंड्रोजन जो होता है वो मेन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, तो उसका सिक्रेशन करवाएगा। फाइनल मैच्योरेशन ऑफ फॉलिकल। देखो जो फॉलिकल, देखो मेल और फीमेल दोनों पे काम करते हैं दोनों हार्मोन। मैच्योरेशन फॉलिकल का फर्स्ट टाइम करवाता कौन है? FSH। लेकिन जो फाइनल मैच्योरेशन होता है, जो ओवुलेशन तक जाने के लिए, जो ओवुलेशन के लिए तैयार होता है ओवम, वहाँ तक पहुँचाने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की ज़रूरत होती है। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करवाता है फीमेल में, कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन करवाता है, और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन भी करता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम का जब सिंथेसिस हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, बन जाएगा कार्पस ल्यूटियम, ओवुलेशन जो होता है वो LH से ही होता है। जो 14वें दिन पे हमारी, जैसे कि 29 दिन की या 28 to 29 डेज़ की जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल निर्धारित होती, तो इसमें जो मिड वाला डे होता है 14th डे पे क्या होता है? ओवुलेशन होता है, अंडोत्सर्ग। तो उसमें LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका जो है मात्रा बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उसको LH सर्ज भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं यही रिस्पॉन्सिबल है कार्पस ल्यूटियम बनाने के लिए, क्योंकि जब ओवुलेशन होगा अंडोत्सर्ग तो अंडाणु मुक्त हो जाएगा, और अंडाणु के ऊपर का जो फॉलिकल वाला पार्ट होगा वो बनाएगा कार्पस ल्यूटियम। तो कार्पस ल्यूटियम का जब फॉर्मेशन होगा तब ये सिक्रेट करवाएगा प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है? ये मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है? ये मेंटेन करता है जो इंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की, गर्भाशय की अंतः परत जो होती है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगला जो 6 लास्ट हार्मोन है पार्स डिस्टेलिस का, वो है प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन कहाँ? मेमरी ग्लैंड जो होती हैं, ठीक है, मेमरी ग्लैंड ब्रेस्ट में, तो उसके जो एल्वियोलर सेल है मेनली वहीं पे इसका एक्शन होता है और मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है। अब देखो, मिल्क का प्रोडक्शन और इजेक्शन अलग अलग चीज़ है। प्रोडक्शन मतलब बनना, मिल्क का बन जाएगा अंदर, लेकिन वो सिक्रेट नहीं होगा। इजेक्शन कौन करवाता है? ऑक्सीटोसिन, जो कि पार्स नर्वोसा या न्यूरो हाइपोफाइसिस से निकलता है, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। प्रोलैक्टिन का काम है प्रोडक्ट, देखो ऐसे याद रख सकते हो, प्रोलैक्टिन मतलब प्रोडक्शन, ठीक है, इजेक्शन नहीं करवाएगा, प्रोडक्शन करवाएगा मिल्क का। अब है पार्स इंटरमीडिया, अग्र पिट्यूटरी जो है एडिनो हाइपोफाइसिस, उसका सेकंड पार्ट है पार्स इंटरमीडिया। यहाँ से कौन कौन से 2 हार्मोन निकलते हैं? पहला है मेलेटोनिन, ठीक है, वो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है, मेलेटोनिन मिलेनोफोर हार्मोन, मिलेनोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको अल्फा एंड बीटा ये मैसेज भी बोलते हैं। इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बेस पे अल्फा और बीटा इसको 2 फॉर्म में नेमिंग की जाती है।
ये मेनली जो हमारे बॉडी की मेलानोफोर्स सेल हैं जो मेनली स्किन के नीचे होती हैं, ठीक है, स्किन का ही पार्ट आप बोल सकते हो मेलानोफोर्स सेल्स का, उसी पे एक्शन करेंगे और वहाँ से जो है पिगमेंट का डिस्पर्जल करवाती हैं, जिससे कि जो है डार्कनेस जो है वो इसी से जो डार्कनेस आती है वो इसी हार्मोन के थ्रू आती है। तो पिगमेंट डिस्पर्जल इन मेलानोफोर्स सेल्स, डार्किंग ऑफ स्किन, जो स्किन की डार्कनिंग है वो इसी के कंट्रोल में होता है। जितना ज़्यादा सिक्रेट हो जाएगा उतनी ही ज़्यादा डार्क हो जाएगी स्किन। अगला इसमें लास्ट हार्मोन है, 2 ही हार्मोन होते हैं पार्स इंटरमीडिया में सिक्रेट होते हैं, लिपोट्रोपिन LPH भी इसको बोलते हैं, कई सारी बुक में नहीं भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए टोटल अगर पिट्यूटरी के कितने हार्मोन हो जाते हैं 7, लेकिन इसमें जो है ये कुछ बुक में आपको मिल जाएगा, तो हम तो पूरा इंक्लूड करके चलेंगे, हो सकता है इसी पे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये एडिपोज टिश्यू पे काम करता है, ठीक है, और लिपोलाइसिस करवाता है। क्या करवाता है? लिपोलाइसिस का मतलब होता है लिपिड का टूटना। जो वसाएँ हैं हमारे बॉडी में, एडिपोज टिश्यू, देखो एडिपोज टिश्यू में मेनली होता क्या है, फैट ही वहाँ पे स्टोर रहता है। तो फैट जो होता है लिपिड होता है, वसाओं को तोड़ने का काम करवाता है ये लिपोट्रोपिन्स, इसीलिए बोला गया है यहाँ पे फंक्शन में, इफेक्ट में लिपोलाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है टूटना किसी भी चीज़ का, लिपो मतलब लिपिड। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा पिट्यूटरी का, वो है पिट्यूटरी का न्यूरो हाइपोफाइसिस, या इसको पोस्टेरियर लोब भी बोलते हैं या पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं कि न्यूरो हाइपोफाइसिस ही लिखा हो एग्जाम में, इसलिए आपको ये आना चाहिए। और दूसरी बात, आपको सिर्फ बीएससी नहीं, बीएससी में तो अगर आप इतना पढ़ लो तो हार्मोन वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सब कर लोगे आप। इवन इसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें हार्मोन से, एंडोक्राइन सिस्टम से आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, एक भी नहीं गलत होगा, सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। तो एक देखो, मेरे नोट्स से आप पढ़ोगे, जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से आप रिवाइज करोगे तो 100% आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, आपको पता होगा। जब तक खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, कॉन्फिडेंस कब आता है? खाली कहने से नहीं, जब आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आपसे बन जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई होने लगता है। बाकी खुद से कहने से बस ऐसे ही झूठ मूठ कि अरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारा वहीं रहेगा। जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए अच्छे से जब क्वेश्चन करोगे, इसको कई बार 2-3 बार पढ़ने के बाद में आप क्वेश्चन करो, फिर देखो आपके क्वेश्चन सभी बन जाएंगे। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है, यहाँ से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, जिसको ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो सिक्रेट होते हैं, ओनली सिक्रेट होते हैं। न्यूरो हाइपोफाइसिस से दोनों सिक्रेट होते हैं, लेकिन सिंथेसिस नहीं होती इनकी यहाँ। ये सिंथेसिस इनकी कहाँ होती है? हाइपोथैलेमस में। आपको बताया था कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये न्यूरॉन के थ्रू कनेक्ट होते हैं हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस में सिक्रेशन, इनका जो है सिंथेसिस होता है, वहाँ पे इनका निर्माण होता है, फिर वहाँ से भेज दिए जाते हैं कहाँ पे? न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब पोस्टेरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पे स्टोर किए जाते हैं। फिर जब सिग्नल मिलता है, इनको स्टिमुलस मिलेगा तो वहाँ से ये सिक्रेट किए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑक्सीटोसिन जो है ये मेनली स्मूथ मसल सेल्स जो होती है हमारे बॉडी की, वहाँ पे एक्शन करता है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसीलिए देखो, जिसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम लग जाता है, अगर आसानी से चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भी दिया जाता है। क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है लेबोरेटरी में, उसको दिया जाता है, जिससे कि यूट्रस में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन हो और जो है बेबी चाइल्ड बर्थ वहाँ पे परफॉर्म हो पाए। तो यूट्रस, मेमरी ग्लैंड, ठीक है, ये और ऑल स्मूथ मसल, जितनी भी बॉडी की स्मूथ मसल्स हैं, चिकनी पेशियाँ, सब पे इसका काम होगा और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो इफेक्ट यही है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स और मिल्क इजेक्शन। क्योंकि मेमरी ग्लैंड में जब ये कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तभी वो मिल्क जो प्रोलैक्टिन ने प्रोड्यूस करवाया था, वो मिल्क वहीं पे स्टोर था। अब निकलेगा कब? जब ऑक्सीटोसिन स्मूथ मसल जो है मेमरी ग्लैंड की, एल्वियोलर सेल्स की, उसको जब कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तब मिल्क का इजेक्शन होगा, जिससे कि मिल्क बाहर आएगा। अब है अगला वैसोप्रेसिन या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH। ये इसका काम होता है कहाँ पे? किडनी और आर्टरी, ठीक है। जो आर्टरीज़ हैं हमारी, धमनियाँ,
और जो किडनी है उस पर इसका एक्शन हो, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये किडनी से वाटर को रिजॉर्ब करवाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, जो है डिहाइड्रेशन को भी बचाता है, इसीलिए इसका नाम है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ये भी कहीं ना कहीं स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, लेकिन कौन सी, ब्लड वेसल्स की जो आर्टरी हैं जो उनकी स्मूथ मसल को ये कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, यूट्रस की बिल्कुल भी नहीं करवाएगा। अगला इसमें सेकंड आ जाती है हमारी ग्लैंड पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों होती है। यहाँ हम इंडोक्राइन पार्ट डिस्कस करेंगे क्योंकि एक्सोक्राइन हम डाइजेशन में पढ़ेंगे जिसमें कि एंजाइम निकलेंगे। तो पैंक्रियाज दोनों तरीके से काम करता है, इससे एंजाइम भी निकलते हैं, इसलिए ये एक्सोक्राइन भी है, और हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, दो, इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इसलिए ये इंडोक्राइन है। तो हार्मोन वाला आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज हम केवल इसका इंडोक्राइन पार्ट पे जो है फोकस रखेंगे। इसके बाद हम डाइजेशन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इसके एक्सोक्राइन जो पार्ट है जिससे हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे ट्रिप्सेनोजन निकलता है, काइमोट्रिप्सेनोजन निकलता है, ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन वगैरह, ये सब जो ड्यूटेरियम से निकलते हैं, किस तरह से एक्शन करते हैं, क्या क्या काम होता है, वो भी डाइजेशन में बताएंगे आपको। तो इंसुलिन जो निकलता है, ये इसका मेन काम क्या होता है, ये ऑल सेल पे काम करता है, बॉडी की जितनी भी सेल हैं, और कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करवाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब ये मान लो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में हर एक चीज़ की मात्रा फिक्स होती है, ठीक है, कैल्शियम कितना होना चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, क्लोरीन, जितने भी न्यूट्रिएंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, हर चीज़ की मात्रा निश्चित होती है। अगर वो लेवल सही है तो मान लो आप स्वस्थ हो। स्वस्थ का मतलब क्या होता है, आपके ब्लड में जितने भी फैक्टर मिलने चाहिए, जितनी कंसंट्रेशन में, उतने पे अगर वो हैं, उसके लगभग में हैं, तो मतलब आपको हेल्दी बोला जाता है। डिजीज़ कब होता है, जब इन्हीं चीज़ों की कंसंट्रेशन घट बढ़ जाती है, डिजीज़ हो जाता है। अगर मान लो देखो नॉर्मली अगर हम बात करें तो 4.2 to 6.2 इतने मिलीग्राम शुगर होता है हमारे ब्लड में, ठीक है, पर 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में इतने मिलीग्राम शुगर होता है। शुगर बोले तो ग्लूकोज। अगर ये इससे ज़्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई, ठीक है। समझ में आ रही होंगी ना सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये डायबिटीज़ से ही तो रिलेटेड है, इसीलिए तो इंसुलिन लिया जाता है डायबिटीज़ के टाइम पे। तो ये हाइपोग्लाइसीमिया करवाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब जहाँ भी हाइपो आए उसका मतलब होता है घटना, और हाइपर तो आप लोग जानते हो, बोलने लगते हो इतना हाइपर क्यों हो रहे हो, ठीक है, इसका मतलब होता है बढ़ना। तो ये हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन है। जब किसी को डायबिटीज़ होगी, उसके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ होगा, तब वो इंसुलिन यूज करेगा। क्योंकि देखो ये होता कब है शुगर, जब उसका पेंक्रियाज, व्यक्ति का पेंक्रियाज अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए उसमें इंसुलिन अच्छे से सिक्रेट नहीं होगा। जब इंसुलिन सही से नहीं सिक्रेट होगा तो वो मेंटेन नहीं कर पाएगा शुगर को, इसीलिए शुगर की लेवल घट बढ़ जाती है। तो जो अगर शुगर हुआ, डायबिटीज़ हुई, मतलब कि उसका जो है पेंक्रियाज गड़बड़ कर रहा है। तो बाहर से आर्टिफिशियल जो टेबलेट के रूप में और इंजेक्शन के रूप में इंसुलिन अवेलेबल है, तो वो हम मेडिकल स्टोर से लेके अगर यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, ये काम करता है, अपना एक्शन करता है जो सेल्स होती है हमारी बॉडी की, और इसको सेल और काम कैसे करता है, जितनी भी सेल्स हैं उनको यूज करने के लिए, ठीक है, और लीवर की सेल्स जो हैं उनको स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में ये जो है मॉडिफिकेशन कुछ करता है, जिससे कि इसका जो है शुगर लेवल ब्लड से कम हो जाता है। और अदर पार्ट जो बॉडी के हैं, फंक्शन जहाँ पे हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है, वहाँ पे ग्लूकोज को यूज कर लिया जाएगा या फिर स्टोर कर लिया जाएगा लीवर में, जिससे कि ये मात्रा मेंटेन रहती है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इंसुलिन, और हाइपर के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन जो है ये लीवर पे काम करता है और इंसुलिन के उल्टा इसका काम होता है। कैसे, और ये जो है इंसुलिन ये बीटा सेल से निकलता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रेट होता है, ठीक है। डेल्टा सेल्स भी होती हैं, तो उतना डिटेल में हमको नहीं जाना है अभी। एमएससी वगैरह में अगर आप जूलॉजी पढ़ोगे तो वहाँ आपको बताया जाएगा और ज़्यादा डिटेल में। तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के जो है एकदम अपोजिट काम होते हैं। ये ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा ब्लड में, और ग्लाइकोजन क्या करेगा, इंसुलिन घटाएगा, और जो ग्लूकागॉन है ये बढ़ाएगा, ठीक है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने लगेगा, तो ब्लड में जो है इसकी शुगर की मात्रा बढ़ा देगा। तो इन दोनों के काम उल्टा रहते हैं, बहुत ज़्यादा इन पे पूछा भी जाता है। ग्लूकागॉन कैसे याद रखोगे, देखो ग्लूका और अल्फ़ा, मतलब ग्लूका और अल्फ़ा, ठीक, इस तरह से आपको याद रहेगा।
बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन बीटा से निकलता है कौन अल्फ़ा से। तो ये याद रखो आप कि ग्लूका अल्फ़ा सेल से कौन निकलेगा, ग्लूकागॉन, और बाकी बचा हुआ जो इंसुलिन है वो बीटा सेल से सिक्रीट होगा। अगला हमारा ओवरी है। ओवरी जो है इससे भी एक हार्मोन निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। ये पेल्विक लिगामेंट पे काम करता है। लिगामेंट मतलब वही जो जॉइंट होते हैं पेल्विक गर्डिल में। तो ये क्या होता है, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इसका रोल होता है, और मेनली ये सगर्भता के दौरान ही, प्रेगनेंसी के दौरान ही रिलैक्सिन वगैरह सिक्रीट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, पेल्विक लिगामेंट पे काम करता है। सेपरेशन ऑफ पेल्विक बोन, जो पेल्विक बोन होती हैं उनको सेपरेट करने में, उनको थोड़ा सा लिगामेंट के थ्रू दूर करने में इसका रोल होता है। अगला है हमारा थायराइड में थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन भी उसको बोलते हैं, ये सिक्रीट होगा। और काम क्या किस पे करेगा, बोन जो हमारी बॉडी की हैं, बोन पे और किडनी पे, ठीक है। एक्सक्रेशन ऑफ कैल्शियम और फास्फोरस। इनहिबिटेड कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन से रिलीज कब होगा, जैसे कि कैल्शियम लेवल जब ब्लड में कम होगा, तो ब्लड में मैंने बताया आपको कंसंट्रेशन जितना नॉर्मल होना चाहिए उतना होना चाहिए, ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज़ हो जाएगा। तो बॉडी जो है, बॉडी में बहुत सारी मैकेनिज्म स्वतः चालू हो जाती हैं उसको मेंटेन करने के लिए। दवा तो तब ली जाती है जब बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती है, तब दिक्कत होती है बॉडी को, तो बाहर से मेडिसिन लेने की ज़रूरत होती है। बाकी हमारे बॉडी में किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट काम करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। मान लो आपका ब्लड कैल्शियम लेवल किसी का भी कम हो गया, कोई भी पर्सन है तो कैल्शियम लेवल कम हो गया। अब ज़रूरत तो हर चीज़ की है, क्योंकि आपको हम जब पढ़ाएंगे मस्कुलर सिस्टम, तो पेशियों का जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपको पता चलेगा कि उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। बिना कैल्शियम के नहीं हो पाएगा। टिटेनी जो हो जाता है क्यों होता है, कैल्शियम के कारण तो होता है। तो कैल्शियम का लेवल अगर घट जाएगा तो जो कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन है, जब बढ़ा होगा तब ये काम करेगा, और इसको क्या करेगा, ये एक्सक्रेशन करवाएगा, बाहर सिक्रीट करवा देगा यूरिन के थ्रू, किडनी पे काम करके। और क्या करेगा, और ये बोन में स्टोर करवा देगा, ठीक है। तो ये क्या बोला है, इनहिबिटेड कैल्शियम रिलीज फ्रॉम बोन, मतलब बोन से जो रिलीज होता है उसको इनहिबिट करेगा, और बाकी बोन पे चिपकाने लगता है कैल्शियम को। ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है इसको डिक्रीज भी करता है, ठीक है, क्योंकि बढ़ा हुआ है तो उस पर काम करेगा, तो उसको मेंटेन कर देगा। पैराथायरॉयड हार्मोन, ये जस्ट उसका अपोजिट काम करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन को पैराथ हार्मोन भी बोलते हैं और पीटीएच भी बोलते हैं। ये भी बोन और किडनी पे काम करेगा, ये उसका हल्का उल्टा काम करता है। एलिवेटेड ब्लड कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल, मोबिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन। देखो ये बोन से कैल्शियम को मोबिलाइज करवा रहा है, वहाँ से रिलीज करवा रहा है, और ये क्या करवा रहा है, ये ब्लड से बोन पे चिपका रहा है, ले जाके वहाँ पे स्टोर करवा रहा है कैल्शियम को, ठीक है। तो एकदम उल्टा काम होते हैं। और इनहिबिट कैल्शियम एक्सक्रेशन फ्रॉम किडनी, ये एक्सक्रेशन करवाएगा और ये उसको रोकता है, ये उसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। किडनी से भी दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो है इरिथ्रोपोइटिन और दूसरा रेनिन। एरिथ्रोपोइटिन बोन मेरो पे काम करेगा, ठीक है। बोन मेरो में ही मेनली हमारे जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मेरो से ही बनती है, चाहे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सब बनती हैं वहीं। तो इंक्रीज एरिथ्रोसाइट प्रोडक्शन, जो आरबीसी होता है, आरबीसी का नंबर बढ़ाते हैं, उसका जो है प्रोडक्शन करवाते हैं एरिथ्रोपोइटिन। किडनी से जेजी सेल्स से निकलते हैं, आपको पता होगा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स, वहीं से निकलेंगे और बोन मेरो पे काम करके आरबीसी का नंबर बढ़ाएंगे। रेनिन जो है, रेनिन एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करता है और वहाँ से एल्डोस्टेरोन सिंथेसिस करवाता है। ये एक मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स है, जैसे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से, इससे पहले आपको एक हार्मोन बताए थे जिस पे एसीटीएच काम करता था और वहाँ से सिक्रेट करवा रहा था, तो वो था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, जिसका मेन हार्मोन कौन था, कोर्टिसोल। उसी तरह से एड्रीनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन निकलता है जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है। ये कब निकलेगा, जब रेनिन जो है, किडनी से रेनिन निकलेगा, तब रेनिन एड्रीनल कॉर्टेक्स पे काम करेगा, वहाँ से सिक्रेट होगा ये क्या, एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन का सिंथेसिस भी होगा। जब हमारे ब्लड में जो है सोडियम वोडियम का बैलेंस गड़बड़ जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है किडनी के अंदर, तो उसका एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं होता है सही से, तब क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन
एक रास सिस्टम होता है